नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। लेकिन दोस्तों, विगत कुछ रविवार से मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाया, कारण मैं बीमार था। आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आपके चुनिंदा और इम्पोर्टेंट प्रश्न के उत्तर को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है मौसम खान जी का। अपने प्रश्न में लिखा कि केस जीतने वाली पार्टी, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से इनके पार्टी ने केस जीता था। केस जीतने वाली पार्टी ने अपने ज़मीन को मुकदमा जीतने के बाद बेचा, जिसे मैंने खरीद लिया। मैंने दाखिल खारिज भी करवा लिया। लेकिन इसी बीच में जो मुकदमा हारने वाली पार्टी थी वह अपील में चला गया। अब क्या मेरा रजिस्ट्री और दाखिल खारिज मान्य होगा? उत्तर में मुझे कहना है, मौसम खान जी, आप उस अपील में अपीयर हों और आपने जिनसे ज़मीन लिखवाया, जो आपके पिछले मुकदमे को जीतने वाले पार्टी थे, उन्हें भी उस मुकदमा में हाजिर कराएं जो अपील फाइल किया गया है। अपील का जो भी फैसला होगा उसी के अनुसार आपकी रजिस्ट्री होगी। अगर अपील का फैसला आपके विक्रेता और आपके पक्ष में हुआ तो निश्चित तौर पर आपकी रजिस्ट्री मान्य होगी। और अगर अपील का फैसला अपीलकर्ता के पक्ष में हुआ, यानी निचले कोर्ट में जो मुकदमा हार गया था उसके पक्ष में हुआ, तो निश्चित तौर पर आपके रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है, वो शून्य डिक्लेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशरफ हसन साहब का। इन्होंने कहा कि मैंने एक मुकदमा पटना हाई कोर्ट से बिहार लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 16 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत जीती थी। दुर्भाग्य से मैं उस समय रजिस्ट्री नहीं करवाया। लेकिन अब जो है सो अगला पार्टी, यानी कि विरोधी, वो कहता है कि यह लैंड सीलिंग एक्ट समाप्त हो चुका है। तो अब क्या मैं उनसे अब रजिस्ट्री नहीं करवा सकता? ऐसी स्थिति में क्या होगी? उत्तर में मुझे कहना है, अशरफ हसन साहब, लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 16 सब क्लॉज 3 को बिहार सरकार ने 2019 में ही समाप्त कर दिया। अब आप उससे रजिस्ट्री नहीं करवा सकते जिस व्यक्ति के विरुद्ध में आपने पटना हाई कोर्ट से मुकदमा जीता था। अगला प्रश्न है प्रदीप यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मुझे नाना की संपत्ति में हिस्सा कैसे मिलेगी, जबकि मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई है। मेरे माँ की मृत्यु के बाद हमारे जितने मामा लोग थे वो लोग नाना जी की संपत्ति को आपस में बांट लें और कुछ ज़मीन को वो लोग मिलके बेच भी दिए हैं। उत्तर में मुझे कहना है, प्रदीप यादव जी, आप इसके लिए मामा जी के द्वारा बेचे हुए ज़मीन का सर्टिफाई कॉपी निकालें। नाना जी का जितना भी ज़मीन था उन सभी का खतियान या उन सब का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इन सभी को लेकर के आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहां अपने मामा के विरुद्ध में टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें और आप साबित करें कि आप उनके नाती हैं और आपके माताजी की मृत्यु हो गई है। ऐसी परिस्थिति में जो आपके मामा जी ने ज़मीन बेचा है वह ज़मीन उनके हिस्से में समाहित कर दिया जाएगा और नाना जी की पूरी संपत्ति में जो आपके माताजी का हिस्सा होगा वह आपको दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद सलमान साहब का। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक पैतृक संपत्ति थी जिसमें 4 पट्टीदार थे। मैं और मेरे एक पट्टीदार बाहर कमाते हैं कहीं पर। इसी बीच में हमारे घर पर रहने वाले पट्टीदार ने पूरे ज़मीन को बेच दिया। तो अब मैं क्या करूं? बेचे हुए भी समय 4 साल बीत गया है। उत्तर में मुझे कहना है, मोहम्मद सलमान साहब, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल 56 कहता है कि किसी भी रजिस्ट्री को न्यायालय में चुनौती देने का समय 3 साल है, उस दिन से जिस दिन से या तो रजिस्ट्री हुई या जिस दिन से आपको उस रजिस्ट्री होने के बारे में जानकारी मिली। चूँकि आप बाहर रहते थे, आपको रजिस्ट्री होने के बारे में जानकारी अब प्राप्त हुई है। अपने पट्टीदार के द्वारा बेचे गए ज़मीन का सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें, उसे लेकर के आप सिविल कोर्ट में जाएं। सिविल कोर्ट में अपने पट्टीदार के विरुद्ध टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। वहाँ पर मुकदमा में सुनवाई के बाद निश्चित तौर पर जज साहब उसके बेचे हुए रजिस्ट्री को आंशिक तौर पर निरस्त कर देंगे, जिसमें आधा हिस्सा यानी 2 भाग हिस्सा आप दोनों भाइयों को या दोनों पट्टीदारों को दे दिया जाएगा और उनका अपना जो 2 पट्टीदार थे उनका हिस्सा खरीदार को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है किशोर राम जी का। इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के नाम से खतियान है, उस ज़मीन में मैं 80 साल से घर बनाकर रह रहा हूँ, लेकिन उसी प्लॉट में एक दूसरे पट्टीदार का भी ज़मीन है। हमारे दूसरे पट्टीदार ने मेरे भी ज़मीन को बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूं? मेरा ज़मीन कैसे बचेगा? किशोर राम जी, आपका जो दूसरा पट्टीदार ज़मीन को बेचा है उसके सेल्डिड का सर्टिफाई कॉपी, उसके जो विक्रय पत्र है उसकी अभी प्रमाणित कॉपी आप रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकालें। उसके बाद आप सिविल कोर्ट में जाएं,
वहाँ पर जाने के बाद आप टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, जिसके अंदर में उस व्यक्ति को जिसने पूरा ज़मीन बेचा है, उस पट्टीदार को जिसने पूरा ज़मीन बेचा है, उसे पार्टी बनाएं। मुकदमे की सुनवाई के बाद आपके पिताजी का जो खतियानी ज़मीन है वो आपको दे दिया जाएगा, और जो ज़मीन उसी प्लॉट में जो उसके हिस्से का ज़मीन था वो जो रजिस्ट्री खरीदार को मिल जाएगा। यानी आंशिक तौर पर उसका बेचा हुआ रजिस्ट्री कैंसिल होगा और आंशिक तौर पर रजिस्ट्री वैलिड होगा। आपका ज़मीन न्यायालय आपको दे देगा। अगला प्रश्न है विक्रम कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन था उस व्यक्ति से मैंने ज़मीन खरीदा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बेटा ने उसी ज़मीन को अपने पत्नी के नाम पर गिफ्ट कर दिया, तो अब क्या वो मेरा ज़मीन होगा या मेरी रजिस्ट्री मान्य होगी? विक्रम कुमार जी, कानून कहता है कि पहली रजिस्ट्री ही मान्य होती है। चूँकि जिसके नाम से ज़मीन था उससे आप लिखवा चुके थे पहले, वैसी परिस्थिति में आपका रजिस्ट्री मान्य है। उनके बेटे के द्वारा यानी विक्रेता के बेटे के द्वारा जो अपने पत्नी के नाम पर दान पत्र लिख दिया गया है वह रजिस्ट्री शून्य होगी, वह दान पत्र शून्य होगी। इसके लिए आप चाहें तो न्यायालय में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा फाइल करें। विक्रेता के बेटा के द्वारा जो अपनी पत्नी के नाम पर दान पत्र किया गया है उस दान पत्र को कैंसिल निरस्त करा सकते हैं और आपका ही रजिस्ट्री मान्य रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और सगे संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी इस तरह का अगर कोई कानूनी समस्या है उसे इस प्रश्न उत्तर को सुन करके अपने कानूनी समस्या का निदान न्यायालय में जा कर के प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में।